अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, कावर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। जो कावर्ड लोग होते हैं डाई मरते हैं मैनी टाइम्स अनेकों बार मरते हैं बिफोर देयर डेथ अपनी मृत्यु से पहले। दी वैलेंट का मतलब होता है साहसी या बहादुर लोग। नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो अपनी मृत्यु सिर्फ एक ही बार मरते हैं। एक कायर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले 1000 बार मरता है, लेकिन बहादुर को मौत का स्वाद सिर्फ एक ही बार चखना पड़ता है। मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति में साहस की कमी होती है वह कई बार मृत्यु के भयावह प्रभावों को झेलता है, उसे कई बार डर लगता है। जबकि जो बहादुर व्यक्ति होते हैं तब तक मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचता जब तक मृत्यु उसको आ नहीं जाती। भाई मृत्यु तो आना ही है एक दिन, तो उससे डरना क्या है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है जूलियस सीजर कह रहा है। और कौन सा प्ले है? जूलियस सीजर प्ले है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? जूलियस सीजर प्ले से ली गई हैं और जूलियस सीजर के द्वारा ही इसको बोला गया है। कौन से एक्ट में? एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों? शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो 1564 में इनका जन्म हुआ है। और ये क्वेश्चन एवरग्रीन है, देखो कितनी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो यहाँ पर एक बार पढ़ कर के देख लीजिएगा। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन 1564। और कहाँ इनका जन्म हुआ था? स्टेटफोर्ड नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि एवन नदी के किनारे बसा हुआ है। और काउंटी कौन सा है? तो बार्कबिकशायर, इंग्लैंड, जो कि देश है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दी Fall, dear Brutus, is not in our stars but in ourself that we are underlings। कैसियस कहता है ब्रूटस से, प्रिय ब्रूटस, दोष हमारे भाग्य में नहीं बल्कि हम में है क्योंकि हम भाग्य पर निर्भर हैं। ऐसा कैसियस ब्रूटस के सामने रिमार्क इसलिए करता है क्योंकि जो कैसियस है, डी ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पर, जो कैसियस है वो जेलस करता है, उसे बड़ी ईर्ष्या होती है। किस चीज़ से? ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर, जो सीजर है उसकी बढ़ती हुई पावर को देख करके इसको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है कैसियस को। इसीलिए कैसियस चाहता है टू इंसाइट, भड़काना चाहता है हिम, उसे किसे? ब्रूटस को भड़काना चाहता है अगेंस्ट सीजर, किसके विरुद्ध? सीजर के विरुद्ध। और इसीलिए ये जो कैसियस है वो ब्रूटस को सीजर के विरुद्ध भड़काना चाहता है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो लाइनें हैं वो कहाँ से? एक्ट 1 और सीन सेकंड से दोस्तों इन लाइनों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज, यानी कि विलियम शेक्सपियर के कई सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक कौन सा? द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, जो कि विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले भी माना जाता है। इसी को हम स्वान सॉन्ग कहते हैं। ही वाज इंस्पायर्ड, विलियम शेक्सपियर प्रेरित हुए थे टू राइट इट, इस प्ले को लिखने के लिए, बाई विच इंसिडेंट, कौन सी घटना से कौन सी घटना को देख करके विलियम शेक्सपियर इस नाटक को लिखने के लिए प्रेरित हुए? तो देखो कौन सी घटना थी दोस्तों? वो घटना थी रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड, यानी कि जो गायब हो चुका जहाज़ था, जो गायब हो चुके जहाज़ के नाविकों की जब वापसी हो गई तो उस घटना से इंस्पायर होकर के विलियम शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट प्ले को लिखा। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो कि द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्ले, इस प्ले को लिखने का जो विलियम शेक्सपियर के दिमाग में आइडिया आया था वो कैसे आया था? बाय द अराइवल ऑफ सम सेलर्स सेफली होम हु वर थॉट, जिनको समझ लिया था डेड, मरा हुआ समझ लिया था, आफ्टर बीइंग शिपरेक्ड। शिपरेक का मतलब होता है जहाज के डूबने के बाद। तो विलियम शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट प्ले है, इस नाटक को लिखने का विचार कुछ नाविकों के सुरक्षित घर पहुंचने से आया था, जिन्हें जहाज डूबने के बाद मृत मान लिया गया था कि जहाज डूब गया तो ये सभी नाविक भी मर गए होंगे, लेकिन वो नाविक मरे नहीं बल्कि जीवित थे और अपने घर वापस आ गए थे। तो इस घटना से प्रेरित होकर के विलियम शेक्सपियर ने इस टेम्पेस्ट प्ले को लिखा। अगला, व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की मृत्यु की डेट बताना है कि कौन से दिन पर इनकी मृत्यु हुई थी इनकी। तो 23 अप्रैल 1616 को, यानी कि 1616 को विलियम शेक्सपियर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड, विलियम शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो कब आया था? तो 1598 में दोस्तों ये प्ले आया था। किस में ये रजिस्टर किया गया था? स्टेशनर्स
में इसको रजिस्टर किया गया था और वो डेट थी 22 जुलाई 1598 को। दी फर्स्ट क्वार्टो एडिशन, जो इसका पहला क्वार्टो एडिशन पब्लिश हुआ था 1600 में, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी राइटर ऑफ कोरियोलेनस, कोरियोलेनस के लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो वो विलियम शेक्सपियर हैं। विलियम शेक्सपियर ने कोरियोलेनस को लिखा था। और कोरियोलेनस क्या है, ये एक रोमन प्ले है दोस्तों। क्या है, रोमन प्ले। अगला क्वेश्चन है, हु वाज दी फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। विलियम शेक्सपियर, ये कुछ 4 राइटरों के नाम दे रखे हैं और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन चारों राइटरों में से सबसे पहले किसका जन्म हुआ। तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ दोस्तों, वो विलियम शेक्सपियर का हुआ था। अब यहाँ से आप समझ लो, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, 1564 में हुआ था, यानी कि 1564 में। दूसरे नंबर पे जॉन मिल्टन आ जाएंगे, जो कि 1608 में 1608 में हुआ था। और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे, गाल्सवर्दी आ जाएंगे। गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था, 1867 में हुआ था, यानी कि 1867 में। और नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ पहले आएंगे, इसके बाद गाल्सवर्दी आएंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ यानी कि 1770 और इसके बाद गाल्सवर्दी, ठीक है, इस तरीके से आएंगे। तो फिलहाल तुम्हें तो क्वेश्चन में ये बताना था चारों में से सबसे पहले किसका जन्म हुआ, तो विलियम शेक्सपियर का, इसके बाद जॉन मिल्टन का, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ का और लास्ट में जॉन गाल्सवर्दी का। सारी डेटें आपके सामने मेंशन कर रखी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर अपने ड्रामा लिखते थे, उस ड्रामा की ज़्यादातर जो है लैंग्वेज किस वर्ष में, तो ब्लैंक वर्ष में हुआ करती थी, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ज़्यादातर नाटकों में जो भाषा प्रयुक्त करते थे वो किस में, अपना ब्लैंक वर्ष में ही यूज की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 जनरली सोज आ रीएनेक्शन ऑफ, यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो 1 से लेकर के 126 तक के सोनेट हैं वो किसको एड्रेस किए गए हैं, तो विलियम शेक्सपियर ने ये अपने सभी सोनेट जो हैं वो एक यंग पैट्रॉन थे जिनका नाम था मिस्टर WH, यानी कि विलियम हर्बर्ट, जो कि अर्ल ऑफ साउथम्पटन थे, ठीक है, उनके लिए एड्रेस किए गए हैं। इन सोनेट्स में विलियम शेक्सपियर का पर्सनल रिलेशनशिप दिखाया गया है, तो हम सी ऑप्शन पर जाएंगे, यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप विद द यंग एंड रिच पर्सन। ये यंग एंड रिच पर्सन कोई और नहीं बल्कि कौन है, मिस्टर WH हैं, यानी कि विलियम हर्बर्ट हैं, जो कि अर्ल ऑफ साउथम्पटन हैं और जो इनके दोस्त भी हैं, साथ ही साथ इनके पैट्रॉन भी हैं। ध्यान बनाए रखना, जिनमें से टोटल जो विलियम शेक्सपियर ने सोनेट लिखे थे वो कितने, 154 लिखे थे और 154 सोनेट में से 126 सोनेट अपने दोस्त के लिए एड्रेस किए हैं, यानी कि अपने पैट्रॉन जो थे मिस्टर WH उनको एड्रेस किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन अडॉप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज, जो कॉमेडी ऑफ एरर है वो एक लैटिन कॉमेडी का रूपांतरण है, जो कि है कौन सी है, मेनेक्मी है। और ये मेनेक्मी क्या है, एक लैटिन कॉमेडी है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, प्लेटूस के द्वारा इसको लिखा गया है। अब हम बात क्या कर लेते हैं, जो कॉमेडी ऑफ एरर है विलियम शेक्सपियर की, ये क्या है, एक फार्स है। तो ध्यान बनाए रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर एक लैटिन कॉमेडी का क्या है, रूपांतरण है, अडॉप्टेशन है, तो किसका अडॉप्टेशन मानोगे, मेनेक्मी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम, विलियम शेक्सपियर ने अपनी कुछ प्रारंभिक कविताओं को डेडिकेट किया है, जैसे वीनस एंड एडोनिस और दूसरी पोएम का नाम है रेप ऑफ लुक्रीज। ये दोनों लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। इन दोनों कविताओं को विलियम शेक्सपियर ने किसे एड्रेस किया है, किसको संबोधित किया है, तो अर्ल ऑफ साउथम्पटन यानी कि मिस्टर WH विलियम हर्बर्ट के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, जो जूलियस सीजर प्ले है ये कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, तो कॉमेडीज नहीं, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज के बीच में आता है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन दोस्तों। जूलियस सीजर कौन था, बाज अ ग्रेट रोमन एम्परर दिखाया जाता है। शेक्सपियर बारोड द प्लॉट ऑफ जूलियस सीजर, अच्छा विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर की जो प्लॉट ली थी वो कहाँ से बारो की थी, तो थॉमस नॉर्थ थे, उनका ट्रांसलेशन प्लूटार्क्स लाइफ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, और एक चीज़ और बता दें
कि इसमें जो हमारा जूलियस सीजर प्ले है इसमें दोनों तरीके के एलिमेंट मिलते हैं आपको, हिस्ट्री और ट्रेजेडी के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, विलियम शेक्सपियर जो हैं वो तीसरे बच्चे थे किनके, तो जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर, जो कि वाज अ फार्मर सन फ्रॉम दी नेबरिंग विलेज ऑफ स्निटरफील्ड। हिज मदर मैरी आर्डन वाज द डॉटर ऑफ अ प्रॉस्परस फार्मर, और उनकी माता जो थी वो एक संपन्न किसान की बेटी थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेटफोर्ड ऑन एवन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, स्टेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था, जिसमें स्टेटफोर्ड क्या है, एक गांव का नाम है और एवन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो बार्कविकशायर काउंटी है एक, ठीक है, प्रदेश है, उसमें ये स्थित है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग्रेट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट एंड पोइट विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, अ चार्मिंग लिटिल विलेज है। तो हमने क्या बताया, स्टेटफोर्ड एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा विलेज है, गांव है, जो कि बार्कविकशायर में स्थित है। और इनका जन्म कब हुआ था, 23 अप्रैल 1564 को, और उनके 3 दिन बाद इनका नामकरण हुआ था, यानी कि 26 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम ऑफ हिज प्लेज, चूज द राइट वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों, शेक्सपियर ने अपने कुछ नाटकों के प्लॉट के लिए निम्नलिखित सोर्सेस में से एक सोर्स के वो ऋणी हैं, ठीक है, इंडेप्टेड हैं, तो वही आपको चूज करना है। तो हॉलिंसर्ड क्रॉनिकल्स, यानी कि बी ऑप्शन, इस सोर्स से इन्होंने कई सारे अपनी ट्रेजेडीज को लिखा था। तो हॉलिंसर्ड क्रॉनिकल्स वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर फॉर द नंबर ऑफ हिज प्लेस सच है, जैसे हैमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है, सिम्बलिन, इन सब का सोर्स क्या था, हॉलिंसर्ड क्रॉनिकल्स, ठीक है, ट्रेजेडीज। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी, लेकिन 4 में से एक नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने ये दे रखे हैं दोस्तों, कौन सी, तो हुक्म याद रखना, HOKM, यानी कि हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। तो ये ऊपर की तीनों हैं दोस्तों, लेकिन चौथी नहीं है, ट्वेल्थ नाइट नहीं है। तो देखिएगा, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, ये 4 हैं, जबकि ट्वेल्थ नाइट बिलोंग टू अ कॉमेडी सीरीज। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर्स प्लेज हैमलेट, जो विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, एक किससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो थॉमस किड। तो थॉमस किड का एक प्ले था, ठीक है, और हैमलेट करके, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ द प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट, यानी कि जो टेम्पेस्ट प्ले है, उस टेम्पेस्ट प्ले में प्रॉस्पेरो की पुत्री का क्या नाम था, तो मिरांडा नाम था। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कैरेक्टर कुछ टेम्पेस्ट के यहाँ पर दे रखे हैं। अलांसो कौन था, किंग ऑफ नेपल्स था। प्रॉस्पेरो कौन था, राइट ड्यूक ऑफ मिलान था। फार्डिनेंड किस कौन दिखाया जाता है, जो नेपल्स का राजा था उसका बेटा दिखाया जाता है। मिरांडा जो है वो प्रॉस्पेरस की पुत्री दिखाई जाती है। और अगर हम बात करें ओलिविया की, जो डी ऑप्शन है, तो ओलिविया जो है वो 12th नाइट की कैरेक्टर है, और डेस्डेमोना जो है वो काय की ओथेलो की कैरेक्टर है, और कॉर्डेलिया जो है वो किंग लियर में दिखाई जाती है। तो सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन है, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ, जो मैकबेथ प्ले है उसका सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पैशन क्या दिखाया जाता है, तो जो मैकबेथ होता है उसमें एक्चुअली एम्बिशन दिखाई जाती है। मैकबेथ जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है, महत्वाकांक्षी हो जाता है, और इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है कि वो अपने ही राजा को मार करके, राजा डंकन की हत्या करके, वो खुद वहाँ का राजा बन जाता है। थोड़ा सा इसको डिटेल से भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। जो मैकबेथ है, इनकी जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज थी, अगर ये पूछा जाए इनकी चारों महान ट्रेजेडीज में से सबसे छोटी ट्रेजेडी कौन सी थी, तो आप मैकबेथ बताओगे। तो वही लिखा है कि मैकबेथ इज द शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी।
यानी कि ये सबसे छोटी ट्रेजेडी मानी जाती है चारों में से। टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव स्कॉटिश जनरल नेम मैकबेथ, और इसमें जो कहानी दिखाई जाती है वो एक स्कॉटलैंड का जनरल होता है, स्कॉटिश जनरल, जिसका नाम क्या होता है, मैकबेथ होता है। और जो कि एक प्रोफेसी की जाती है, एक प्रोफेसी इसको सामने की जाती है थ्री विचेस के द्वारा कि वन डे ही विल बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और वो प्रोफेसी ये होती है कि एक दिन वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। ठीक है, और इसी एम्बिशन को पूरा करने के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, राजा डंकन की हत्या कर देता है और खुद उसके सिंहासन पर बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ट्वेल्थ नाइट में ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर। ओवर हेड एंड ईयर क्या है, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है वेरी मच, बहुत ज़्यादा। यानी कि ट्वेल्थ नाइट में जो ओलिविया होती है वो बहुत ज़्यादा इन लव विद, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, और किससे प्रेम करती दिखाई जाती है, जो बियोला होती है डिस्गाइज एज सिजेरियो, जिसने अभी एक लड़के का रूप धारण कर लिया है और वो सिजेरियो बन गया है, तो उससे डीप लव हो जाता है, इसको बहुत गहरा प्रेम हो जाता है। यहाँ से आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ओलिविया फॉल्स इन लव विद सिजेरियो, ठीक है, वेरी क्विकली एंड डिसाइडेड दैट डिस्पाइट हर प्रीवियस डिक्लेरेशन ऑफ मॉर्निंग शी विल मैरी हिम, क्योंकि उसने पहले तो ये कसम खाई थी कि अपने भाई की जो मृत्यु हो गई थी वह 7 सालों तक किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखेगी, यानी कि उसकी मृत्यु का विलाप करेगी। लेकिन जब वो सिजेरियो से प्यार करने लगती है तो वो अपनी कसम को तोड़ने के लिए निश्चय कर लेती है और चाहती है कि उसकी जो शादी हो जाए किससे, सिजेरियो से। लेकिन वो भी लड़की है तो शादी कैसे हो। अगला क्वेश्चन है, शार्लॉक इज अ कैरेक्टर इन, शार्लॉक कौन से प्ले में कैरेक्टर दिखाया जाता है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिखाया जाता है। किसमें, मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक जीव दिखाया जाता है, मनी लेंडर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु सेड इट, ये किसने कहा, हाउ पुअर आर दे, वे लोग कितने लाचार होते हैं, डेट हैव नॉट पेशेंस, जिनके अंदर धैर्य नहीं होता। व्हाट बाउंड डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज, चाहे घाव जो होता है ना वो कितना भी गहरा क्यों ना हो लेकिन वो धीरे धीरे भर ही जाता है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है यागो की साजिश कितनी धीमी गति से सामने आ रही है। इस पर रोड्रिगो जो होता है दूसरी तरफ, वो निराशा के जवाब में यागो धैर्य पर जो है महत्व देते हुए कहता है कि यागो जानता है किसी भी योजना को कामयाब बनाने के लिए व्यक्ति को सही अवसरों का इंतजार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर पेशेंस नहीं है तो तुम्हारा साजिश जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। तो इस तरीके की बातें कौन करता है, यागो कहता है। ठीक है, शेक्सपियर के ओथेलो में ओथेलो कौन दिखाया जाता है, मूर ऑफ वेनिस होता है, और ये कब आता है, 1604 में। ये जो लाइनें हैं वो एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में कही गई हैं। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर रोड, शेक्सपियर ने लिखी कितने सोनेट लिखे दोस्तों, तो 154 सोनेट विलियम शेक्सपियर ने अब तक लिखे हैं। 154 सोनेट में से जो है विलियम शेक्सपियर ने 126 सोनेट जो है किसको, यंग जो कि विलियम हार्वर्ड थे उनको एड्रेस किए हैं, जबकि 127 से लेकर 152 सोनेट तक डार्क लेडी के लिए, और लास्ट के 2 लव सॉन्ग थे उनके लव गॉड कुपिड के लिए। अगला एक क्वेश्चन ये याद रखना, ये जो सोनेट थे वो किसके द्वारा पब्लिश कराए गए थे, तो थॉमस थॉर्प के द्वारा 1609 में इनको पब्लिश कराया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मेलिग्निटी। जो मोटिवलेस मेलिग्निटी है ये शब्द किसके लिए ये टर्म यूज किया गया है, तो यागो के लिए इस टर्म का प्रयोग किया गया है। और किसके द्वारा दोस्तों इसका प्रयोग किया गया था, एसटी कॉलरेज के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। मोटिवलेस मेलिग्निटी का मतलब क्या होता है, जैसे उद्देश्यहीन दुर्भावना नहीं होती है, एक ऐसी दुर्भावना जिसका कोई उद्देश्य नहीं, बिना किसी उद्देश्य के किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने में आनंद ले व्यक्ति, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बुरे कार्यों को इतना अधिक पसंद करता हो कि उन्हें उद्देश्य की आवश्यकता नहीं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लालच के, बस किसी को साथ बुरा करने का उद्देश्य, उसे हम कहते हैं मोटिवलेस मेलिग्निटी। ये यागो के लिए दिया गया टर्म था, एसटी कॉलरेज ने दिया गया था, और एसटी कॉलरेज ने इसको यागो को ब्लेन ऑफ ब्लेंस भी बोला था। ठीक है, और यागो नाम का कैरेक्टर किसमें नजर आता है, विलियम शेक्सपियर के ओथेलो प्ले में ये नजर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलिबन इज, कैलिबन कौन होता है, तो कैलिबन जो है वो एक ब्लेन दिखाया जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, इज द ब्लेन इन द टेम्पेस्ट प्ले।
जो टेम्पेस्ट प्ले है उसका खलनायक दिखाया जाता है, नेगेटिव रोल में होता है इस प्ले के अंदर। ये जो टेम्पेस्ट प्ले है किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और एक चीज बता दूं कि ये किसका बेटा दिखाया जाता है? एक साइकोरेक्स चुड़ैल होती है उसका बेटा दिखाया जाता है, कैलिवन, ठीक है, जिसको गुलाम बना लेता है कौन? प्रेस्पेरो। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ओफेलिया इज द बिलव्ड ऑफ। ओफेलिया नाम की जो कैरेक्टर है वो किसकी प्रेमिका दिखाई जाती है? तो हैमलेट की प्रेमिका होती है। इसमें देखो यहाँ से समझ आ जाएगा ओफेलिया कौन है? हैमलेट की प्रेमिका है। सी इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर प्ले हैमलेट। विलियम शेक्सपियर का जो हैमलेट प्ले है इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर है। सी इज अ यंग नोबल वुमेन ऑफ डेनमार्क। एक यंग नोबल वुमेन दिखाई जाती है डेनमार्क की। द डॉटर ऑफ पोलिनियस, और पोलिनियस की पुत्री होती है। सिस्टर ऑफ लियर्टिस, लियर्टिस की बहन होती है। एंड पोटेंशियल वाइफ ऑफ प्रिंस हैमलेट। ये कह सकते हो कि लवर ऑफ प्रिंस हैमलेट, और ये प्रिंस हैमलेट की कौन दिखाई जाती है? लवर दिखाई जाती है। सी इज वन ऑफ सी इज वन ऑफ ओनली द टू फीमेल कैरेक्टर इन द प्ले। और जो हैमलेट प्ले है इसमें सिर्फ दो ही फीमेल कैरेक्टर हैं, एक तो ये ओफेलिया है और दूसरी गर्ट्रूड दिखाई जाती है जो कि हैमलेट की माँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में मालवोलियो नाम का कैरेक्टर पाया जाता है? तो वो किसमें? ट्वेल्थ नाइट में पाया जाता है मालवोलियो, जो कि ओलिविया का स्टीवार्ड दिखाया जाता है। अगला कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर शेक्सपियर कौन है? शेक्सपियर न्यू जानते हैं स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। यानी कि विलियम शेक्सपियर को थोड़ी सी लैटिन भाषा और थोड़ी सी ग्रीक भाषा आती है। ऐसा कमेंट करने वाले, रिमार्क करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉनसन। बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा था, ही नोज लिटिल ग्रीक एंड लिटिल लैटिन, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? शेक्सपियर इज शेक्सपियर क्या है? रेनेसा प्ले राइट हैं, यानी कि रेनेसा काल के एज के कौन है? नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बता दें, नेक्स्ट हमारा 333 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज एन इपीलॉग। इपीलॉग क्या होता है? ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि किसी भी प्ले के, नाटक के अंत में गाया जाता है, यानी कि बिल्कुल जब नाटक समाप्त हो जाता है तो कंक्लूडिंग पार्ट कह सकते हो, और इपीलॉग उपसंहार कह सकते हो, कंक्लूजन नहीं होता उसको बोल सकते हो, ठीक है। और ज्यादातर इपीलॉग जो है वो वर्स फॉर्म में होते हैं, यानी कि कविता के रूप में होते हैं। तो किसमें है इपीलॉग? कौन से प्ले में पाया जाता है? विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में पाया जाता है। देखो, टेम्पेस्ट प्ले जो है वो किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें इपीलॉग होता है। इपीलॉग क्या होता है? ये एक प्रकार का वर्स होता है जो कि डिलीवर किया जाता है वन ऑफ द एक्टर्स, एक हीरो के द्वारा, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्ले, प्ले के बिल्कुल अंत में। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दिस प्ले, यानी कि ये जो टेम्पेस्ट प्ले है इस प्ले में विलियम शेक्सपियर जो है वो क्या करते हैं? मास्क का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सेड दैट, ऐसा किसने कहा? शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज, कि शेक्सपियर की कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस, उनमें सिर्फ हीरोइंस होती हैं, एंड नो हीरोज, कोई हीरो नहीं होता। तो जॉन रस्किन का ये कमेंट है। जॉन रस्किन ने इस तरीके का रिमार्क विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा कि शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस, नो हीरोज। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पारो, मतलब ये हुआ दोस्तों इसका कि एक गौरैया के गिरने में एक विशेष प्रोविडेंस होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर कुछ होना तय है तो वो होकर रहेगा, अगर अभी नहीं तो बाद में जरूर होगा। मतलब ये सब कुछ एक योजना के अनुसार होता है जिसे टाला नहीं जा सकता या जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यहाँ पर प्रोविडेंस से मतलब भगवान या गॉड को लेकर के है। तो ये लाइनें कहाँ बोली जाती हैं? हैमलेट प्ले में दोस्तों बोली जाती हैं। किसमें? हैमलेट प्ले में। और कौन सा एक्ट होता है दोस्तों? एक्ट 5 सीन सेकंड में इन लाइनों को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, द रेयरर एक्शन इन वर्च्यू देन द बेनिजेंस, इसका मतलब क्या है? द लाइन अक्योर्स इन शेक्सपियर्स, और ये विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये लाइनें ली गई हैं? तो टेम्पेस्ट से इन लाइनों को दोस्तों
लिया गया है। द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों कि इसमें होता क्या है, जो प्रेस्पेरो होता है वो एरियल से कहता है और क्या कहता है कि अपने शत्रुओं से घृणा करने की अपेक्षा क्षमा करना बेहतर है। आप अपने दुश्मनों से घृणा मत करो बल्कि उनको क्या कर दो, क्षमा कर दो। ऐसा वो इसलिए कहता है कि प्रेस्पेरो बिल्कुल लास्ट सीन में फिर से सभी को एकजुट करना चाहता है, इसलिए इन लाइनों को बोलता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रेस्पेरो। ठीक है, सॉरी, टेम्पेस्ट सी ऑप्शन हो जाएगा और ये एक्ट 5 सीन 1 में इन लाइनों को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। जो ट्वेल्थ नाइट प्ले है इसका सब टाइटल क्या है, तो व्हाट यू विल। क्या है सब टाइटल, व्हाट यू विल। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ विच। यानी कि विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर को फोर्थ विच कहा जाता है, चौथी चुड़ैल कहा जाता है। सी इज वो कौन है, लेडी मैकबेथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लेडी मैकबेथ को। और क्यों कहा जाता है, एक्चुअली ड्यू टू हर इविल एक्शंस, उसके बुरे कामों के लिए इस प्ले के अंदर उसको फोर्थ विच की कैटेगरी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ प्ले है इसमें इन शब्दों को किसके द्वारा बोला गया है। मतलब ये लाइन दे रखी हैं कुछ, इन लाइंस को किसके द्वारा बोला गया है। लाइनें क्या है हमारी, द स्लीपिंग एंड द डेड आर व्हाट एज पिक्चर्स, इट इज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। मतलब ये हुआ कि सोए हुए और मरे हुए लोग चित्रों के समान हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है और किसके द्वारा बोला जाता है, तो मैं बता दूं ये इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, ये लेडी मैकबेथ द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा इन लाइनों को बोला जाता है, लेडी मैकबेथ द्वारा। तो आप इनको जरा पढ़ेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। और ये लेडी मैकबेथ कहती किससे हैं, मैकबेथ से कहती हैं। क्या कहती हैं कि केवल बच्चे ही डरावनी या शैतानी तस्वीर से डरते हैं, मरे हुए और सोए हुए व्यक्ति तस्वीरों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम इच्छा शक्ति में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, डरपोक हो, कायर हो एकदम। मुझे खंजर दो, लाओ मैं भोग देता हूँ, मैं राजा डंकन की हत्या कर देता हूँ। ठीक है, और ये कहाँ बोला जाता है, एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में दोस्तों इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेटा। डार्क लेडी जो है वो किन के सोनेट में नज़र आती है, तो विलियम शेक्सपियर के। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर पे देखो, द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्लेज वाज ओमिटेड। यानी कि विलियम शेक्सपियर का जो प्ले था फर्स्ट फोलियो, उसके संस्करण जब हुआ था, जब फर्स्ट फोलियो आया था, उसका एडिशन आया था, तो उसमें से कौन से नाटक को छोड़ दिया गया था। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे थे, 37 में से फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले को जो है पब्लिश करवाया गया था, एक प्ले पब्लिश नहीं करवाया गया था। वो प्ले कौन सा था ये पूछा गया, तो पेरिकल्स दोस्तों। कौन सा था, पेरिकल्स। और ये फर्स्ट फोलियो किसके द्वारा जो है पब्लिश करवाया गया था, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा 1623 में। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन। विलियम शेक्सपियर के द्वारा इनके कौन से वर्क को फर्स्ट आयर ऑफ इन्वेंशन बोला गया था, तो वीनस एंड एडोनिस के लिए। किसके लिए, वीनस एंड एडोनिस के लिए। और ये देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार रिपीट हुआ है कि फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन विलियम शेक्सपियर के द्वारा कहा गया था। तो विलियम शेक्सपियर ने अपने कौन से वर्क के लिए बात कही थी, वीनस एंड एडोनिस के लिए। जरा वीनस एंड एडोनिस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, पब्लिश हुई थी 1593 में, और इसमें 6 लाइन स्टेंजाज का यूज किया गया। ठीक है, यानी कि इसमें जो स्टेंजा हैं वो 6 लाइनों के हैं, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है, और इसमें जो राइम स्कीम है वो ए बी और डबल सी, यानी कि एक क्वार्टरेन और फॉलोड बाय या कपलेट। 4 लाइनों का क्वार्टरेन हो गया, ए बी और कपलेट डबल सी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कैरेक्टर ओफिलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर। दो ओफिलिया और गर्ट्रूड दो लेडीज कैरेक्टर हैं, विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में आते हैं, तो ये कौन से प्ले में है, हैमलेट प्ले में। ठीक है, कौन से प्ले में, हैमलेट प्ले में। अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छा इसमें थोड़ा समझ लो, हैमलेट क्या है, एक ट्रेजेडी है।
ठीक है। प्रिंस ऑफ डेनमार्क इसमें कौन होता है, हैमलेट होता है। अफेंस अटेंड टू हैमलेट इज अ फेमस ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, 5 एक्ट में इसको लिखा गया है। लगभग 1599 से 1601 बीच बीच में इसको लिखा गया है। यानी कि ऐसे करके याद कर लोगे, 1 2, ठीक है, 4 5 6, नहीं पहले 2 से, माफ़ करना, हैमलेट को यहाँ पे 1602 माना जाता है, 16 से 1 से लेकर के 1602। खैर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, तो उसको आप ये वाली डेट याद बनाए रखना। 1602 में हैमलेट, HOKM, ठीक है। और इसके बाद 3 छोड़ देना, 1604, 1605 और 1606, चारों ट्रेजेडी की डेट है ये, HOKM। देखो ये तो 2 ध्यान बनाए रखना, ऑर्डर इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हुक्म का, पब्लिकेशन का। इसके बाद 3 छोड़ देना, 1604, 1605, 1606 हुक्म की, ठीक है। अगला कौन सा है हमारा, 44 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो है वो लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता। टेम्पेस्ट इनका लास्ट प्ले, स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है, सिम्बरलिन भी है इनका, विंटर्स टेल ये भी है, ये तीनों इनके लास्ट फेज से बिलोंग करते हैं। मच एडो अबाउट नथिंग इनका लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। मच एडो अबाउट नथिंग 1598 से 99 के बीच में आया था, ठीक है। ये क्या थी, एक कॉमेडी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस दाउ इज अनब्रेड एयर यू वर बॉर्न वाज ब्यूटी समर डेड। ये एक्चुअली विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 104 है, और सोनेट नंबर 104 को जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल कंक्लूडिंग लाइन कपलेट है ये, यानी कि सोनेट का लाइन नंबर 13 और 14। तो इसमें देखो विलियम शेक्सपियर क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर फियर ऑफ विच, जिसके डर से, किस डर से, कि तुम अपना लुक खो दोगे, तुम जितने खूबसूरत दिख रहे हो उतने खूबसूरत दिखोगे नहीं, तुम्हारी भी खूबसूरती ढल जाएगी, इसके डर से। हियर दिस, ये सुनो, दाउ एज अनब्रेड, अनब्रेड यानी कि अनबॉर्न, दाउ मतलब तुम, तो इस वजह से, यानी कि इस डर से कि तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, वो बिना पैदा हुए लोगों, तुम ये सुनो, हियर दिस, ये सुनो। आगे कहते हैं, ए यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटीज समर्स डेड। जब तुम पैदा होगे, जब तुम आने वाले समय में आओगे, तब तुम ये नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये जो समर की ब्यूटी है, समर की ब्यूटी, समर क्यों हम ब्यूटीफुल क्यों कहते हैं, समर को हम नहीं कहते हैं समर को ब्यूटीफुल, लेकिन जो यूके, इंग्लैंड या आप कह सकते हैं इंग्लैंड की जो कंट्री हैं, ठीक है, यूरोप की जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे गर्मियाँ बहुत ही कम पड़ती हैं, 1-2 महीने 3 महीने ही मुश्किल से, ठीक है। तो वहाँ पर जो गर्मी का मौसम होता है बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। तो ऐसा इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर कि जो मेरा फेयर फ्रेंड है वो अपना धीरे धीरे खूबसूरती खो देगा, तो अभी तो तुम पैदा नहीं हुए हो, तो तुम इसकी खूबसूरती नहीं देख पाओगे। बस इतना सिंपल सा इसका मतलब है दोनों लाइन का। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, लैसेंडर इज अ कैरेक्टर इन, लैसेंडर विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले का कैरेक्टर है, तो अ मिडसमर नाइट ड्रीम का है, ठीक है। लैसेंडर किसका है, मिडसमर नाइट ड्रीम का। लैसेंडर एक फिक्शनल कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के प्ले का, ठीक है। मिडसमर नाइट ड्रीम क्या है, ये एक कॉमेडी है, 5 एक्ट में इसको लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। कब लिखा गया था इसको, रिटेन अबाउट इसको लिखा गया 1595 से 96 के बीच में। पब्लिश कब कराया गया था, 1600 में, इन अ क्वार्टो एडिशन ऑफ ऑथर्स मैन्युस्क्रिप्ट में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, विलियम शेक्सपियर के प्ले का प्लेज को विलियम शेक्सपियर ने कई भागों में क्लासिफाइड किया है, वर्गीकृत किया है। इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। तो विलियम शेक्सपियर का जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है वो कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, तो अर्ली कॉमेडीज में दोस्तों इसको रखा गया है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1590 से 94 के बीच में लिखा गया है, अर्ली कॉमेडी है, 5 एक्ट में लिखी गई विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और इसको फर्स्ट फोलियो 1623 में जो है इसको पब्लिश कराया गया था, जो कि हेमिंग कॉन्डेल के द्वारा लिखाया गया है। इसमें जो स्टोरी होती है, दो यंग फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, ठीक है।
उनकी कहानी इसमें दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टर बेयर्टिस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में बेयर्टिस और बेनेडिक्ट नाम के कैरेक्टर जो हैं वो पाए जाते हैं? तो मच एडो अबाउट नथिंग में। किसमें? मच एडो अबाउट नथिंग में बेयर्टिस और बेनेडिक्ट नाम के दोनों कैरेक्टर नजर आते हैं। ये भी क्या है? एक प्रकार की कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। 1598 से 99 के बीच में इसको लिखा गया है। ठीक है, और इसको भी यानी कि जो हमारी मच एडो अबाउट नथिंग है, ये क्या है? इसको इंक्लूड किया गया था फर्स्ट फोलियो में, जो कि फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था हमारा? 1623 में। और किसके द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था? तो हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जोहान्स फैक्टोटम, मतलब अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी कि हर फन मौला। थोड़ा बहुत काम, जैसे कोई भी काम है तो थोड़ा थोड़ा करके हर काम को वो जानता है, लेकिन मास्टर ऑफ नन, वो मास्टर किसी का नहीं है। इसे हम ऑलराउंडर कह सकते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स को क्या कह सकते हैं? ऑलराउंडर। जैसे मैच में नहीं, कोई कोई प्लेयर हमारे कैसे होते हैं? ऑलराउंडर होते हैं। अगर बॉलिंग करने की बारी आती तो बॉलिंग भी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, फील्डिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मास्टर ऑफ नन, वो मास्टर किसी के नहीं होते, उन्हीं को हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो ये किसने कहा था? रॉबर्ट ग्रीन ने बोला था विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज written the lines and कि to wait to वो a merry note while grassy, ओके, जॉन दोथ नील दी पोट। ये किसने कहा है दोस्तों? तो इन लाइनों को किसके द्वारा बोला गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये उल्लू के द्वारा निकाले जाने वाली एक आवाज है, टू विथ टू वो आ मैरी नोट। ठीक है, बहुत मजे से वो उल्लू गा रहा होता है। भाई ग्रेसी जोन दोथ नील दी पॉट, तो ये विलियम शेक्सपियर का है। और विलियम शेक्सपियर की ये कहाँ से लाइनें ली गई हैं? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये लाइनें कहाँ की हैं? लव्स नेवर लॉस्ट की हैं, एक्ट 5 सीन 2। ठीक है।